हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हाउ इज लॉकडाउन? आप हेल्दी और वेल्दी रहें, मेंटली स्ट्रांग रहें और साथ ही साथ पढ़ने लिखने में उतनी ही क्रेजनेस रखें जैसे बिना लॉकडाउन का था। तो अब तक लास्ट लेक्चर में आपने देखा व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उसी के आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट बिहेवियर है, यानी हाउ पार्टिकल्स आर चार्ज। इस दुनिया में दो ही तरह के पार्टिकल, या तो न्यूट्रल है और या तो चार्ज पार्टिकल है। सो हाउ डू वी चार्ज? सो फॉर इन फिजिक्स there are three methods of charging. One is charging by friction, जो स्टार्टिंग में आपने देखा. Other is charging by induction and finally charging by conduction. तो by friction, by induction and by conduction, three methods of charging. So charging by friction, once more, this method is used when both the particles are neutral, यानी you don't have charged particle. ठीक है? So जो दो न्यूट्रल पार्टिकल हैं, when they are rubbed together, उन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है, तो because of thermal agitation heat energy is produced, and once this heat energy produced becomes greater than the binding energy of the surface of particle which is rubbed, then the free electron from the matter comes out. When the which heat energy increases the kinetic energy of the free electron, और जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी सरफेस की बाइंडिंग एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन कम्स आउट और goes inside the matter. Such a way of charging is nothing but known as charging by friction. जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन बाहर गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सरफेस की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा थी, that gets positively charged. अगर उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन इन हुआ, then there is excess of electron. As a result, body gets negatively charged and charge is equal to plus minus, यानी और ये पार्टिकल आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं जिसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया है. दिस पॉइंट इज क्लियर. सो चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन. तो बिफोर कमिंग टू दिस टू पॉइंट, देखो आप भी मिठाई की दुकान में सपोज गए हुए हो, देसी घी का रसगुल्ला बहुत बढ़िया बना हुआ, आप मुंह में पानी आएगा. उसके दो रास्ते हैं, एक तो रसगुल्ले को खा लो, तो रसगुल्ला खाने के बाद मुंह में पानी आए, ये बाय कंडक्शन की ओर इशारा करता है. लेकिन दूर से ही उस रसगुल्ले को देख करके मुंह में पानी आ जाए, ये इंडक्शन की ओर. और भी अगर कहा जाए कि आपको ही बताना है, एक रास्ता है आंख दिखा करके आपको डरा दें, ये इंडक्शन है. दूसरा रास्ता है खींच के थप्पड़ मारो और उसके बाद काम करा लो, तो थप्पड़ खाने के बाद काम करना, वो इशारा कर रहा कंडक्शन की तरफ. वही चीजें होती है. तो वंस यू से चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसका मतलब क्या है? एक पार्टिकल का चार्ज होना जरूरी है और दूसरा न्यूट्रल पार्टिकल जिसे आप चार्ज करना चाहते हो. अब एक न्यूट्रल पार्टिकल होगा और एक चार्ज पार्टिकल होगा. तो व्हेन यू ब्रिंग neutral particle near to the charged particle, as a result the neutral particle gets charged without being in physical contact. याद रहे यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए. यदि फिजिकल कांटेक्ट हो गया तो वो कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन हो जाएगा. तो यहाँ चार्ज इंड्यूस होता है, और ये कितना चार्ज इंड्यूस होगा ये डिपेंड करता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. किसका? जिस पार्टिकल को चार्ज कर रहे हो. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आगे अभी आप पढ़ोगे, ये रिलेटिव परमिटिविटी है जो ये डिसाइड करती है हाउ मच इज द इंसुलेटिंग बिहेवियर ऑफ द मटेरियल. सो व्हेन न्यूट्रल particle brought near to the charged particle without being
the physical contact and it gets charged. Such a way of charging is called charging by induction. ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट. अब तीनों मेथड में चार्जिंग बाय इंडक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट नेचर का है. कैपेसिटर में भी आपके सामने आएगा एंड हेल्प्स इन वेरियस वेज. So, if you take a neutral particle and take a charged particle, you take a charged particle and you take a neutral particle, keep them close to each other. So, let's say this is the charged particle having charge प्लस Q कूल. ये बॉडी पे चार्ज और यहां न्यूट्रल पार्टिकल है. This is charged body or particle. This is neutral. और जिस बॉडी को चार्ज करना है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट also said to be relative permittivity. सो यहां पॉजिटिव चार्ज है. अब आप जानते हो इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज हैं. पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन एंड निगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन. सो द मोमेंट यू ब्रिंग नियर टू ईच अदर, ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा इस निगेटिव चार्ज को. देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस. अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस निगेटिव चार्ज तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी ये चार्ज बॉडी है, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, ये न्यूट्रल बॉडी है. क्यू डैश इंड्यूस्ड चार्ज है, यानी हाउ मच चार्ज इज इंड्यूस्ड, एंड के इस मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसे चार्ज करना है. तो बेशक ये न्यूट्रल पार्टिकल है लेकिन होता इसके अंदर दोनों ही चार्ज है, पॉजिटिव एंड निगेटिव. तो जैसे इस चार्ज बॉडी के सामने ले आते हो तो ये निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और पास वाला सरफेस निगेटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि अपोजिट साइड ये पॉजिटिव चार्ज को रिपल करता है तो अपोजिट सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. इस तरह से ये बॉडी चार्ज हो जाती है, लेकिन इस बॉडी पर नेट चार्ज जीरो ही रहता है. जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, नेट चार्ज रिमेंस जीरो. बट अब पास वाले सरफेस पे निगेटिव चार्ज होगा और दूर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड चार्ज पहली चीज तो अपोजिट इन नेचर होता है. अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज होगा इंड्यूस्ड, और अगर यहाँ निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज पास वाले सरफेस पे इंड्यूस होगा. यही इंड्यूस चार्ज है, और इस कितना चार्ज इंड्यूस होगा ये डिपेंड करता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज बीइंग चार्ज.
अब एग्जाम्पल कंसर्न, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन भी है, मोस्टली सभी काम आप एयर में करते हैं। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड का है 1 नंबर का। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का 1 होता है, तो ये के एयर है। हेंस जब इस एक्सप्रेशन में रखोगे कि इंड्यूस चार्ज क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के, तो k की वैल्यू 1 रख दिया, तो एयर में इंड्यूस चार्ज कितना हो गया, 0। तो आप देखें सभी बिजली के खंभे बाहर ही लगे हुए, आपके घर में इतना स्विच लगा हुआ है, तो सभी पॉइंट पे चार्ज तो है ही, बट आप एयर में रहते हैं तो उस पॉइंट से चार्ज आप तक नहीं आता है, बिकॉज इंड्यूस चार्ज इज 0, दैट मीन्स एयर इज इंसुलेटेड। और इसका रिवर्स देखें, मेटल्स दे आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, तो सभी मेटल के लिए k की वैल्यू आप इनफाइनाइट लेते हो। हेंस q डैश इज इक्वल टू q बट अपोजिट इन नेचर, ये मैक्सिमम इंडक्शन है मेटल में होता है, बट नेचर क्या होगा, अपोजिट। और नहीं भूलना है, ये ध्यान में रखना है, आगे आपको कैपेसिटर में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ 2 चीजें होती है, एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का कितना है 1, और आपका क्या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना बड़ा इंसुलेटर है ये, और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दें कि वो इंसुलेटर से क्या बन जाए, कंडक्टर। तो नोट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। क्या ये बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, चार्जिंग बाय कंडक्शन। जब किसी न्यूट्रल पार्टिकल को चार्ज करना हो और चार्ज का ट्रांसफर करें आप, ट्रांसफर होने के लिए कंडक्टिंग पाथ चाहिए। क्या चाहिए? कंडक्टिंग पाथ। दैट मीन्स कंडक्टर कौन है? इलेक्ट्रिकल वायर। अगर एक चार्ज बॉडी को कंडक्टिंग वायर से किसी न्यूट्रल बॉडी को कनेक्ट कर दें तो चार्ज बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होता है न्यूट्रल बॉडी में, और इसी को आप कहते हो चार्जिंग बाय कंडक्शन, मींस चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो थर्ड है आपका चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिक कंडक्शन। How to charge a neutral body? So if this is the charged body, say charge is plus Q. Now if this body is connected to a neutral body, so this body gets charged, but now charge is transferred. अभी आपने पोटेंशियल नहीं पढ़ा, से इट हैज सर्टेन चार्ज, इट हैज सर्टेन पोटेंशियल V. It was not having charge, so potential is 0. So charge flows from higher electric potential to lower electric potential. यहां तक कि अपने घर में आप जो इलेक्ट्रिसिटी है देखें तो एक पॉइंट पे 220 वोल्ट है डीसी के इक्विवेलेंट, दूसरे पर 0 है। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हो चार्ज फ्लोज फ्रॉम, वहां इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, बट पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये एजेंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर
फ्लो ऑफ चार्ज, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बॉडी को चलाने के लिए नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, लिक्विड को फ्लो करने के लिए प्रेशर, लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हीट energy flows from higher temperature to lower potential temperature. Similarly, positive charge flows from higher electric potential to lower electric potential, and negative electric charge flows from lower electric potential to higher electric potential. Right? तो जैसे इसको जोड़ देंगे, this body gets also charge. अब याद रहे इंडक्शन में in induction opposite charge is induced, but in conduction same charge is being transferred and neutral body gets positively charged. So when neutral body brought in contact with a charged body, charge is transferred and body gets charged. Such a way of charging is called charging by conduction. तो इस तरह से आपने देखा, either you can charge body by friction, or you can charge by induction, or you can charge by conduction. और यही थर्ड चैप्टर आपका, अगर परमानेंट चार्ज ट्रांसफर करना चाहते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी फिक्स एंड दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक कंडक्शन, जो थर्ड चैप्टर आपका। अगर पोटेंशियल फिक्स नहीं है तो चार्ज का ट्रांसफर होगा तब तक जब तक कि दोनों बॉडी पे पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। Now, what are the various units of the charge? So, अगर m के s यूनिट की बात करें, which is मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक कंडक्शन में पढ़ोगे चार्ज Q इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इनटू टाइम टेकन। तो करंट का यूनिट है एम्पियर और ये SI यूनिट भी है, टाइम का यूनिट है सेकेंड, विच इज सेड टू बी 1 कूलम। ये MKS यूनिट है। सिमिलरली CGS यूनिट यानी सेंटीमीटर, ग्राम, second unit. Now this unit of charge is state coulomb, and 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 state coulomb.
अब यहां एमकेएस और सीजीएस 11th में आपने पढ़ा, प्रैक्टिकल यूनिट आपने पढ़ा, तो दो चीजें और आपको ध्यान देनी होगी। ESU यूनिट which is said to be electrostatic unit. अब electrostatic unit is as good as CGS unit. ये CGS यूनिट है गिवन बाय फ्रैंकलिन, ये साइंटिस्ट हैं, और इसीलिए स्टेट कूलम तो है ही ये, और साथ ही साथ में इसे FR स्मॉल f स्मॉल r साइंटिस्ट के नाम पर भी यूनिट रखा गया, जिसे फ्रैंकलिन कहते हो। तो ये चार्ज का सीजीएस यूनिट है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। उसी तरह से है EMU which stands for electromagnetic unit, and this is absolute coulomb. शॉर्ट में इसे कहते हो अब कूलम, और 1 अब कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम, यानी EMU यूनिट बड़ा है MKS यूनिट से। और ये आपका पूछा गया क्वेश्चन भी है कि 1 अब कूलम में कितना चार्ज होता है। एंड फाइनली प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रैक्टिकल यूनिट, तो जैसे टाइम का सीजीएस एमकेएस यूनिट तो सेकेंड में है, बट आप मिनट में भी बताते हो, आवर्स में भी बताते हो, ईएस में बताते हो, तो ये प्रैक्टिकली सुटेबल यूनिट है विच इज प्रैक्टिकल यूनिट। सिमिलरली चार्ज का एमकेएस सीजीएस यूनिट आपके पास है, बट जब आप गए क्वेश्चन में देखा वहां सीजीएस एमकेएस ईएसयू ईएमयू नहीं है, बल्कि अगर वहां दिया गया है AH, तो 1 AH ये एम्पियर आवर प्रैक्टिकल यूनिट है। AH क्या है? एम्पियर आवर विच इज इक्वल टू 3600 कूलम। टाइम को 1 सेकेंड लेने की जगह 1 आवर ले लो, तो 1 घंटे में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा? वो 3600 कूलम, और यही 1 एम्पियर आवर कहलाता है। अनदर प्रैक्टिकल यूनिट इज फैराडे। So 1 Faraday is equal to 96,500 कूलम, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को डिपॉजिट करने के लिए जितना चार्ज चाहिए दैट इज 96,500 कूलम। सो अप टू हियर, और ये मेमोरी बेस्ड है, तो चार्ज के यूनिट के बारे में जाने, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में अगर आप इसको छोड़ दें तो एम्पियर ही एक ऐसा यूनिट है। नाउ नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टडी किया। तो बिफोर कमिंग टू कूलम्स लॉ, we have to know what a point charge is। और ये एकेडमिक लेवल में भी आपका क्वेश्चन है 2 मार्क्स
कि स्टेट व्हाट इज पॉइंट चार्ज। ये बिल्कुल वैसे है जैसे ग्रेविटी में कहा जाता है स्टेट व्हाट इज पॉइंट मास। तो कैन वी से अर्थ इज अ पॉइंट चार्ज, इसका सेंस क्या है। और वही यहां कहा जाए ग्रेविटी में अर्थ इज अ पॉइंट मास, और यहां कहा जाए अर्थ इज अ पॉइंट चार्ज, तो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। तो once you say point charge, इसका मीनिंग क्या है। पॉइंट चार्ज, it is charge due to which pattern of electric field produced is spherical in shape. So point charge is the one which produces electric field spherical in shape. और ये जरूरी है कि उस चार्ज बॉडी का शेप भी क्या होना चाहिए, स्फेरिकल। सपोज दिस इज स्फेरिकल चार्ज पार्टिकल, चार्ज क्यू है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल वैसे जैसे लाइट का बल्ब अगर देखें आप, CFL देखें, तो इसके लाइट का फील्ड स्फेरिकल होता है, जबकि ट्यूब लाइट के लाइट का फील्ड स्फेरिकल नहीं होता। तो वो पॉइंट सोर्स लाइट का नहीं है, बल्कि बल्ब, LED, CFL दे कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो सिमिलरली लाइट के फील्ड की जगह यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये स्फेरिकल इन शेप है। अगर ये स्फेरिकल शेप में है देन द चार्ज इज पॉइंट चार्ज। अब अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इस चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट लो फील्ड के अंदर, तो इस जगह मान लो E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, then E varies inversely proportional to R square, and hence that is said to be inverse square law, जिसे मैथमेटिकली कह सकते हैं पॉइंट इज द चार्ज, पॉइंट चार्ज इज द चार्ज ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड obeys inverse square law. So point charge is the charge due to which electric field pattern, electric field intensity obeys inverse square law। और यहां से आप कह सकते हो अर्थ इज पॉइंट चार्ज। तो क्या कुछ बात समझ में आई कि पॉइंट चार्ज क्या है, और कूलम्स लॉ वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है।
अब इस पे स्ट्रेस देने के लिए आगे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ोगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल पॉइंट चार्ज नहीं है बिकॉज इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ विच यू विल सी लेटर ऑन। Now Coulomb's law. अब अगर एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दिस इज पॉइंट चार्ज, एंड अनदर पॉइंट चार्ज Q2 है, दिस इज अनदर पॉइंट चार्ज, both are placed in medium that is air and separation between them is R. अब अगर दोनों चार्ज सिमिलर हैं, दे एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर ये नॉन सिमिलर हैं, देन दे एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो वही चीज करने जा रहा है। इफ 2 point charges Q1 and Q2 placed in air at a distance R, then force of attraction, अगर ये अपोजिट चार्ज है तो R रिपल्सन experienced is पहला पॉइंट directly proportional to product of charges, and second point inversely proportional to square of distance। और ये पॉइंट चार्ज है इसलिए ओबे कर रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है proportional to Q1 into Q2 divided by R square। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओ तो F is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R square। इस पूरे की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 divided by R square। अब अगर एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन और ये जीरो लग गया, इसको कहा नॉट। इसका मीनिंग क्या है? इट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 यूनिट। तो ये कूलम्स लॉ है। F is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by R square। तो ये बात समझ में आई? epsilon naught इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर, और एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है
8.86, 8.85 into 10 to the power minus 12 unit. Now, so electrostatic force is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by R square. This is conventional form, यानी जिस फॉर्म में इसका यूज मैक्सिमम करते हो. अब अगर कहा जाए यूनिट वेक्टर फॉर्म, तो आर पोजीशन वेक्टर है, और आर को अगर पोजीशन वेक्टर लेते हो, यूनिट वेक्टर लेते हो, तो F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ही रहेगा. अगर ये पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, R यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर फॉर्म, so F is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2. अब R पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए पावर चेंज नहीं हुआ. लेकिन यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पावर क्या होगा, आर क्यूब. क्यों ध्यान में रखना है, चाहे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो या बायो-सावर्ट लॉ हो, केवल व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन वेक्टर फॉर्म, और व्हाट इज कूलम्स लॉ, व्हाट इज बायो लॉ. तो आपको कन्वेंशनल फॉर्म, यूनिट वेक्टर फॉर्म और पोजीशन वेक्टर फॉर्म सभी को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए. अब आप, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, तो इसका कंपैरिजन बाकी फोर्सेस से करना. तो दिस इज electromagnetic force in nature. तो आप जानते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. Now this is greater than electromagnetic force. तो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में है. दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर देन F, जो आपका वीक nuclear force, and greater than gravitational force. केवल ये चार फंडामेंटल फोर्स हैं. अब अगर इसकी वैल्यू 1 न्यूटन है, तो दिस इज, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन होगा, and this is 10 to the power minus 13 Newton, and this is 10 to the power minus 39 Newton. ये लेवल है, यानी इस फोर्स का सभी 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बीच क्या स्टेटस है वो यहां से पता चलेगा. और ये चारों जो आपको दिए गए फिजिकल वर्ड, जो 11th की फिजिक्स है, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर है.
नाउ कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि दोनों ही चैप्टर आपके सिलेबस में है और दोनों से ऑलमोस्ट एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है तो क्वेश्चन ग्रेविटेशन में है, और कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन का है तो क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो एक जगह मेहनत आप करते हो तो वो दूसरी जगह काम आती है। तो कंपैरिजन between electrostatic force and gravitational force। तो पहली चीज, electrostatic force is attractive and repulsive both, but gravitational force is only attractive। So electrostatic force is attractive and repulsive both in nature, whereas gravitational force is only attractive, ये रिपल्सिव नहीं होता। अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखते हो 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखते हो G M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहां एजेंट चार्ज है और यहां एजेंट मास है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिकॉज ऑफ मास, whereas electrostatic force is because of charge। दूसरी चीज, both the forces are central force। दोनों ही सेंट्रल फोर्स है क्योंकि दोनों में ही आर डिस्टेंस है। तो जिस भी फोर्स के फॉर्मूले में जहां आर डिस्टेंस दिखाई दिया जाए, यानी फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट व्हिच हैज सर्टेन डिस्टेंस, said to be a central force। Third, both are mutual force, मीन्स दो पार्टिकल हैं और दोनों पर फोर्स बराबर लगता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। अब अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, इनके बीच डिस्टेंस R है, तो फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2, तो रिपल्सन होगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, और जबकि फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल 1 तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो म्यूचुअल कांसेंस क्या है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब दोनों ही है तो एग्जैक्टली आप कह सकते हो ये मास M1 है, ये मास M2 है, इनके बीच डिस्टेंस R है। तो फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2, अब अट्रैक्शन है, इसका डायरेक्शन इधर होगा। फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल 1, इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। दैट मीन्स दोनों ही म्यूचुअल फोर्स है। और फोर्थ पॉइंट जो नहीं भूलना है, electrostatic force is much greater than the gravitational force। electrostatic force यानी electromagnetic force
force is much greater than gravitational force. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो इलेक्ट्रॉन लेते हो किसी भी डिस्टेंस के लिए, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के लिए मास भी है इलेक्ट्रॉन का और चार्ज भी है, तो Fe divided by Fg is of the order of 10 to the power 42. ये मैसेज देता है, और ऑलरेडी नीट का पूछा गया क्वेश्चन भी है, इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा, तो ये है। अब अगर प्रोटॉन लेते हो इधर और इधर भी प्रोटॉन लेते हो, इनके बीच कोई भी डिस्टेंस आ रहा है, तो प्रोटॉन का मास भी है, प्रोटॉन पे चार्ज भी है, तो Fe divided by Fg of the order of 10 to the power 36। तो ये कंपैरिजन है, और ये साथ में आपका क्वेश्चन भी है बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है।